प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुभुज है और बहुभुज समझने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो समझनी और भी ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, श्यामपट्ट दिखाई दे रहा है। इसकी जो ऊपर वाली सतह है ये एक समतल है। इसको हम समतल भाग कहते हैं। आपके पास कॉपी भी है, आपके पास बुक भी है, उसका पेज का जो ऊपर वाला भाग है उसे समतल भाग कहते हैं। मतलब कि वो एक परत है हमारे पास। अब उस समतलीय भाग पर यदि हम एक पेन को बिना उठाए कुछ भी आकृतियां बनाते हैं, बिना उठाए बना रहा हूं मैं, देखो मैं पेन को उठा नहीं रहा हूं, पेन को बिना उठाए मैंने कुछ आकृतियां यहां पे आपके सामने बना दी बिना उठाए। इसको हम वक्र बोलते हैं कि पेंसिल या पेन को बिना उठाए यदि हम एक कागज के ऊपर, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ भी चीज बनाते हैं, वो हमारे पास क्या है? वक्र है। अब इस वक्र में भी मेरे पास कुछ अलग अलग प्रकार के वक्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने सीधी एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बना दी है जिसके दोनों सिरे अलग अलग हैं। यहां मैंने कुछ रेखाखंडों से बनाई है यह आकृति, इसके भी दोनों सिरे अलग अलग हैं। यहां जो रेखाखंडों से बनाया है उसके सिरे मिले हुए हैं। यहां भी वक्र वाले सिरे हैं जो मिले हुए हैं, यहां पे भी वक्र वाले सिरे मिले हुए हैं, यहां पे वक्र वाले सिरे मिले हुए नहीं है। जहां पे किसी भी वक्र के दोनों सिरे, मतलब जहां से हमने शुरू किया वहीं पे लाके खत्म कर दिया, मिले हुए होंगे, उसे हम बंद वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंद वक्र। और जिसके सिरे मिले हुए नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? खुला वक्र। वो खुला वक्र हो गया। अब यहां पे दो तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं। हम जब साधारण वक्र की बात करते हैं तो साधारण वक्र में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वक्र आपस में कहीं पर काटे न, काट के आगे ना बढ़े। जैसे इन दोनों वक्रों में दिखाई दे रहा ना, काट के आगे बढ़ रहे हैं। ये वक्र तो है लेकिन हम इनको साधारण नहीं बोलेंगे, ये सरल वक्र नहीं है, ये उलझे हुए हैं, एक दूसरे से कटे हुए हैं। इसकी तरफ हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। अब यदि थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, हम बहुभुज पे आते हैं। ये बहुभुज की परिभाषा है, हम इसको एक एक अलग अलग करके देखेंगे। पहली लाइन में केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। अब वक्र मैंने कई अभी बना के दिखाया क्या थे आपके सामने कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कुछ वक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, वक्र मैंने बनाए हैं। सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट आउट करने हैं कि जो केवल रेखाखंडों से बने हैं। रेखाखंडों से मेरे पास ये भी बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है। ये रेखाखंडों से नहीं बना है, ये भी रेखाखंड से नहीं बना है। क्या ये रेखाखंडों से बना है? इसको हम ध्यान से देखें। इसमें दो रेखाखंड तो है लेकिन एक कर्व भी है, तो ये भी रेखाखंडों से नहीं बना है। तो हमारे पास पहली जो कंडीशन है केवल रेखाखंडों से बना हुआ, ये तीन कवर नहीं करते हैं, तो ये तीन इसमें से बाहर निकल गए। दूसरी बात, सरल। सरल के लिए मैंने बोला था आपस में वो काटना भी नहीं चाहिए। ये देखो बीच में आके काट रहा है, तो ये भी बहुभुज में नहीं आएगा। बंद होना चाहिए, ये देखो इसके सिरे खुले हैं, तो ये भी नहीं आएगा। और वक्र तो हमारे पास सारे थे ही ये। तो हमने इन सभी आकृतियों में देखा कि बहुभुज कौन सा होगा? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। और हमारे पास ये दो आए हैं, ये तीन भुजाओं से बना है, ये चार भुजाओं से बना है। अब इनके बारे में ही बात करेंगे कि हमारे पास बहुभुज भी दो प्रकार से होते हैं। हमारे पास बहुभुज भी दो प्रकार से होते हैं, एक उत्तल, एक अवतल। उत्तल और अवतल को आप एक बार ध्यान से देखें। मैं कुछ आकृतियां आपके पास बना रहा हूं।
ये आकृतियां मैंने आपके पास बनाई है। 3 भुजाओं वाली बहुभुज है, 4 भुजाओं वाली है, 5 भुजाओं वाली, ये भी 4 भुजाओं वाली है, और ये 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली बहुभुज। अब उत्तल और अवतल में क्या फर्क आपको दिखाई देगा कि जब हम इसके विकर्ण लेते हैं, पहले तो विकर्ण ही निकालना सीख लेते हैं। विकर्ण होते हैं हमारे पास जो सिरे हैं, सिरों को मिलाने वाले वो रेखाखंड जो बचे हुए सिरों को आपस में मिलाए, आमने सामने वाले शीर्षों को आपस में मिलाए, शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड हमारे पास विकर्ण होते हैं। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपस में मिले हुए हैं, इसमें कोई भी शीर्ष आपस में बचा नहीं है जिसको हम मिला सकें, इसलिए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 होगी, उसमें विकर्ण नहीं होंगे। यदि हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये देखो, ये दोनों सिरे खाली थे, ये दोनों सिरे खाली थे। एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 है। यदि मैं पंचभुज की बात करूं, 1 2 3 4 5, और भी कोई मिल सकता है? नहीं। तो इसके अंदर विकर्णों की संख्या मेरे पास क्या आ गई? 5 आ गई, क्योंकि 2 सिरे तो सबसे आपस में मिले हुए हैं। अब 2 सिरे जो बचे हुए थे वो हमने मिला दिए, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 विकर्ण पंचभुज में आए। उसी प्रकार षटभुज में ही बना के देख सकते हैं। अब अवतल चतुर्भुजों में आते हैं, जब मैंने इनके सिरों को मिलाया, आप ध्यान से देखें, अभी और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, आप मिला मिला के देखते रहना, बहुत सारे मिलेंगे, विकर्णों की संख्या आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब मैं इसकी तरफ जाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें, इस आकृति का ये विकर्ण और इस आकृति का भी ये विकर्ण और भी हो सकते हैं कि इसमें हम यदि मैं इस सिरे को मिलाऊंगा तो यहां से ये भी आएगा, ये भी विकर्ण बनेंगे। ये विकर्ण यहां से यहां तक ही देख ले बेसका, ये विकर्ण आकृति से बाहर आ गए हैं। इस स्थिति में जो हमारे पास आकृति थी, चतुर्भुज था, पंचभुज था, उसमें विकर्ण है वो अंदर है, और इस स्थिति में विकर्ण कहां आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। यदि किसी भी बहुभुज के विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण या उसका आधा विकर्ण भी यदि बाहर आता है तो उसे हम अवतल बहुभुज की श्रेणी में लेते हैं, और जिसके विकर्ण अंदर रहते हैं उसे हम उत्तल बहुभुज की श्रेणी में लेते हैं। मोस्टली हम आगे वाली कक्षाओं में उत्तल बहुभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, अवतल का कोई आ जाता है तो उसको बाद में देखेंगे। बहुभुजों में अभी हमारे पास एक चीज और आती है, ये बहुभुज हमारे पास हो सकते हैं। 3 भुजाओं से आकृति को हम क्या बोलेंगे? 3 भुजाओं की आकृति को त्रिभुज, 4 वाली को चतुर्भुज, 5 वाली को पंचभुज, 6 वाली को षटभुज, 7 वाली को सप्तभुज, 8 वाली को अष्टभुज, जिसकी n भुजाएं हो n भुज। मान लो कोई इतनी बड़ी बहुभुज हमारे पास होगी जिसकी भुजाओं की संख्या हमें पता नहीं है, या हम कह दें कि 100 भुजाएं हैं तो उसको हम 100 भुज बोल देंगे, 1000 भुजाएं हैं 1000 भुज बोल देंगे। तो हम बहुभुज को इस प्रकार लिखेंगे। दूसरी एक और बात इसके अंदर आती है, सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज में अंतर सिर्फ इतना है कि सम बहुभुज में सारी की सारी भुजाएं और सारे के सारे कोण बराबर होते हैं। मतलब यदि एक त्रिभुज की बात करूं, यदि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हैं, तो ये मेरे पास सम बाहु त्रिभुज है। सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण, तो इसका नाम मेरे पास फिर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। और यदि यही चीज चतुर्भुज में आ जाए, भाई चारों कोण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। पढ़ा तो है आपने, पीछे पढ़ा है ना। और यदि ये पांचों में आ जाए, भाई इसके पांचों कोण भी बराबर हैं और पांचों भुजाएं भी बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सम पंचभुज। 6 में आ जाए तो सम षटभुज। आगे तो ऐसे चलता रहेगा, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, सम नौभुज, जैसी भी होगी। सिर्फ ये 2 ही आपको ध्यान रखने हैं कि यदि सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर है, अर्थात बहुभुज सम है, तो त्रिभुज में वो समबाहु त्रिभुज और चतुर्भुज में वो वर्ग होगा। बाकी सब के सामने सम लगेगा। अब विषम, मान लो कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हम इसको बोलते हैं। या कोई भी चतुर्भुज में भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि सारी भुजा बिल्कुल अलग है, तो क्या है? ये चतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज इसको बोल सकते हैं।
सम और विषम में सिर्फ इतना ही था कि आपको यह देखना था कि यदि सारी की सारी भुजाएं और सारे के सारे कोण बराबर हैं तो उसको समबहुभुज बोल लेंगे, अर्थात अन्यथा विषम बहुभुज। तो आशा है कि बहुभुज के विषय में ये बातें आपको पता लगी होंगी। और अब जो ये प्रश्न मैं दे रहा हूं इसको करके अपने अपने अध्यापकों को दिखाइए। धन्यवाद।